This is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the fifth lecture of chapter 10 that is 18th century political formation. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 4 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले चारों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा, वहाँ आप पूछ सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में हैदराबाद के बारे में डिस्कस करा था। आज का हमारा टॉपिक है अवध। अवध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बुरहान उल मुल्क सादत खान वाज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. तो बुरहान उल मुल्क सादत खान पूरा नाम था इसका। आगे हम लोग बुरहान उल मुल्क या सादत खान कोई एक ही बोलेंगे, इतना बड़ा नाम लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको अपॉइंट किया गया, सूबेदार बना दिया गया अवध का मुगलों के द्वारा 1722 में। वहाँ जा कर के ये अपना खुद का एक राज्य बना लेता है। अवध अपना मतलब अवध पे कब्जा कर लेता है ये। और अवध बाद में जो है मुगल का ही एक निकला हुआ काफ़ी इम्पोर्टेंट एम्पायर बन जाता है। अवध जो था वो काफ़ी प्रोस्परस रीजन था, यानी कि समृद्धशाली रीजन था। वहाँ पे अच्छा खासा खेती वगैरह होता था, वहाँ से अच्छे खासे टैक्स कलेक्शन होते थे। वहाँ पे क्या था, रीच एलुवियल गंगा प्लेन था, यानी कि गंगा जो नदी बहती है तो उसके साइड में जो प्लेन था वो एलुवियल प्लेन था, यानी कि वहाँ पे हमेशा नई मिट्टी आती थी, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो वो काफ़ी फर्टाइल होता है। तो जहाँ पे फर्टाइल ज़्यादा लैंड होगा वहाँ पे खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो टैक्स अच्छे आएंगे। तो इस तरह से वो एक, और इसके अलावा मेन ट्रेड रूट भी बन गया था। नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का रीजन था ये। तो बुरहानुल मुल्क जो था वो कंबाइंड ऑफिसेस संभालता था। कंबाइंड ऑफिसेस यानी कि अभी जैसे देखते हुइएगा एक मंत्री है, उसके अंदर में 2-3 विभाग, वो रेल मंत्री भी हो सकता है, 1-2 और मंत्रालय उसको दे दिया जाए। तो बुरहान उल मुल्क को भी ऐसे ही तीनों डिपार्टमेंट दे दिया गया था, सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। इसका ये मतलब बनता है कि वो जो है पॉलिटिकल, फिनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स तीनों देखता था। यानी कि राजनैतिक काम यानी कि वोट वगैरह मांगना नहीं, यानी कि उस टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन था उसको हैंडल करना, कैसे किसको क्या करना है वो सब हैंडल करना। फाइनेंशियल काम यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो भी काम है उसको मैनेज करना। मिलिट्री अफेयर्स यानी कि सेना को संभालना, सेना को अपने कंट्रोल में रखना। तो ये सब तीनों काम ये खुद देखता था। यानी कि अपने आप में ये समझिए एक राजा ही हो गया, जिसके पास ये तीनों डिपार्टमेंट आ जाएगा वो अपने आप में ही एक राजा बन जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। तो ये क्या किया, मुगलों का इन्फ्लुएंस जो है अवध रीजन में कम करना शुरू कर दिया। जब ये इसके अंदर में ये तीनों डिपार्टमेंट मिल ही गया था, ये वहाँ का सूबेदार भी बन गया था, बना के भेजा ही गया था बाद में, और तीनों डिपार्टमेंट था। तो ये अब चाहा कि मुगलों का जो इन्फ्लुएंस है ना अवध में उसको अब कम किया जाए। तो उसको कम कैसे किया जाए, तो इसने क्या किया, जो ऑफिस होल्डर्स थे, जो जागीरदार थे, जिनको मुगलों ने अपॉइंट किया था वहाँ पे, उसके नंबर को घटाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, जो स्टेट है और जो सेंटर है इंडिया में, अभी सेंटर पे क्या है, मोदी जी का सरकार है, और स्टेट में हर स्टेट में अपना अलग अलग सरकार होता है। तो मानिए किसी स्टेट में मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वो अगर मतलब चाहे या किसी कारणवश वो क्या कर सकता है, आईएएस का संख्या कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो कर सकता है। तो जब वैसा ही ये क्या किया, जो आईएएस होते हैं ना अभी, तो वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंटर उसको भेजता है। मोदी जी यानी कि भेजते हैं, ठीक है, मोदी जी यानी कि सेंटर भेजते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है। तो वैसे ही उस टाइम जो जागीरदार्स होते थे तो उसको मुगल भेजता था। तो मुगल उस टाइम क्या था, सेंट्रल लेवल पे था। और ये कौन था, बुरहान उल मुल्क अवध रीजन में, ये समझिए एक स्टेट था, ये एक राज्य वाला रीजन था। तो वो क्या किया, आईएएस यानी कि जो जागीरदार वगैरह थे उनको हटाना शुरू कर दिया या उनका संख्या को कम शुरू कर दिया, क्योंकि वही लोग जो है मुगलों का कंट्रोल यहाँ पे संभालते थे। तो अब वही नहीं रहेंगे तो सारा कंट्रोल इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसने क्या किया, जो जागीरदार बचे उनके जागीर का साइज छोटा कर दिया गया। जागीरदार वो होते थे जिनको एक लैंड दे दिया जाता था कि इतना जागीर है तुम्हारा, तुमको यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है। तो किसी का क्या करने लगा, ये जागीर यानी कि जो उसका लैंड था उसका साइज को छोटा कर दिया, एरिया उसका कम कर दिया। इसके अलावा जो जागीरदार को हटाया वो उसके जगह पे अपना सर्वेंट, अपने नौकरों को या अपने लॉयल आदमी को, विश्वासी आदमी को जो है उस खाली जगह पे बिठा दिया। The accounts of Jagirdars were checked to prevent cheating, and the revenue of all districts were reassessed by officials appointed by the Nawabs
कोर्ट। तो जो जागीरदार मुगलों के द्वारा भेजे जाते थे तो उन पर खूब चेकिंग वगैरह होता था, उनका पूरा हिसाब किताब लिया जाता था कि भाई आपने किधर क्या किया, कितना कहाँ से कलेक्ट किया, कहाँ खर्च किया। इसके अलावा उसको रीअसेस भी किया जाता था, ठीक है, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। इसके द्वारा मतलब इसका जो अपना विश्वासी आदमी था वो मुगलों के जागीरदारों का चेकिंग करता था कि कहीं ये घपला तो नहीं कर रहा है, कुछ घोटाला वगैरह तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा ही सीज द नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। तो उसने राजपूत जमींदारी जो था, राजपूत जमींदारी वाला जो लैंड था जहाँ पे राजपूत जमींदार थे, उसको कुछ कब्जा लिया। इसके अलावा कुछ रोहिलखंड में जो अफगानों का लैंड था उसको कब्जा लिया। तो जब लैंड कब्जा आएगा तो वहाँ पे जो भी फर्टिलिटी होगा, जो प्रोड्यूस होगा, उसको वो टैक्स के रूप में वसूलेगा, तो उसका पैसा बढ़ेगा। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन। तो जो स्टेट था, जो राज्य था, अभी क्या होता है, अभी भी राज्य जो है वो सेंटर पे डिपेंडेंट होता है, सेंटर से जो है उसको फंड वगैरह मिलता है बहुत ज़्यादा। हालांकि स्टेट अपना भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है या करता भी है, लेकिन उसको सेंटर से भी फंड मिलता है। हर राज्य का अपना अपना फंड होता है। जो भी मतलब राज्य में कंस्ट्रक्शन होता है या जो कुछ भी विकास का कार्य होता है उसमें 60% सेंटर देता है और 40% राज्य लगाता है। तो वैसे ही उस टाइम था। तो ये क्या किया, ये अपना लोकल बैंकर से लोन लेने लगा। अगर कुछ काम करना है तो वहाँ उसके राज्य के जो लोकल बैंकर थे, जो महाजन थे, यानी कि जो लोन देने वाले व्यक्ति थे, उनसे ही वो लोन लिया करता था। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बीडर। वहाँ पे क्या हुआ, जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका ये एक अलग मतलब तरीका निकाल दिया कि बिडिंग करवाता था। जैसे अभी क्या होता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, अगर कोई पुल बनवाना है तो वहाँ पे बिडर बुलाया जाता है, यानी कि जो जितने भी ठेकेदार लोग हैं वे लोग आते हैं और वो बिडिंग करते हैं कि हम इस पुल को इतने रुपए में बना देंगे। तो जो सबसे कम दाम में बनाता है और जो सबसे बढ़िया बना सकता है उसी को दिया जाता है। तो वैसे ही वो किया, वो बुलाया और जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकता था या जो सबसे ज़्यादा बिडिंग किया, यानी कि हम इतना टैक्स यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कोई बोला हम 100 रुपया, कोई बोलेगा कि हम 110 रुपया कर सकते हैं, तो 110 वाले को देगा, सिंपल सी बात है। अब इनको जो है रेवेन्यू फार्मर बोला गया। जो लोग थे वो रेवेन्यू फार्मर थे, इजरादार थे। ये अग्री कर दिए, एक फिक्स मतलब इनको बना दिया गया कि हाँ ये इतना रुपए कलेक्ट करके देंगे। लोकल बैंकर्स गारंटेड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। लोकल बैंकर जो थे वहाँ पे, जो लोकल मतलब बैंक चलाते थे, वो लोग गारंटी किए, मतलब एक तरह से मतलब होता है ना, वादा कर दिए कि हम आपको इतना पेमेंट देंगे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में स्टेट को। एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उस पर साइन वगैरह हुआ होगा कि हाँ इतना देंगे, आपको इतना रिटर्न करना है, ये वाला काम हो गया। इन टर्न इसके बदले में जो रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको कंसिडरेबल फ्रीडम दे दिया गया, उनको छूट दे दिया गया इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, इस सबसे रिलेटेड जो है उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दे दिया गया था। दिस डेवलपमेंट अलाउड न्यू सोशल ग्रुप। अब ये सारी जो प्रतिक्रियाएं, जो डेवलपमेंट हुई, प्रगति जो हुई समाज में, तो ये एक नया ग्रुप तैयार कर दिया जो मनी लेंडर और बैंकर का ग्रुप था। मनी लेंडर यानी कि वैसे लोग जो लेंड करते हैं मनी को, यानी कि कर्ज कोई चाहता है, उसको पैसा चाहिए तो कर्ज पे ये रुपए देते हैं। और बैंकर यानी कि जो बैंक का काम करते हैं, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये लोग जो है इन्फ्लुएंस किए मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच हैज़ नॉट अकर्ड इन द पास्ट। तो इनका जो था ना, एक स्टेट का जो रेवेन्यू था सिस्टम था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मैनेजमेंट में, क्योंकि पूरा जो स्टेट था, पूरा जो अवध का राज्य था, वो इनके पैसों से चल रहा था। तो जब पैसा इनका, तो इनका इन्फ्लुएंस तो वहाँ रहेगा ही, उनका प्रभाव तो वहाँ पे रहेगा ही, जो पहले नहीं होता था। ये कुछ नया हुआ था अवध में। अगर आपसे कोई पूछे कि अवध रीजन जो बना, जो मुगलों से टूट करके अवध, वहाँ पे नया क्या हुआ था? सब जगह, बाकी सब जगह लगभग सेम चीज़ें होती थी, लेकिन अवध में नया जो था सिस्टम चला मनी लेंडिंग और बैंकिंग का। जो बैंकर्स थे, जो अमीर धनी लोग थे, वो राज्य को पैसा देते थे, जो वहाँ का राजा था उसको पैसा देते थे और बदले में जो है राजा से अपना काम करवाते थे। ये पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार अवध में ही हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।